आपको एसवी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर मैं जनरल साइंस का पार्ट 9 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि आज का टॉपिक है श्यानता, प्रत्यास्थता और तरंग से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को जितने प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो दोस्तों मैं हर एक प्रश्न जो है वीडियो है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं? श्यान बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कस फोर्स। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है वो श्यानता। ठीक है दोस्तों, श्यानता उसे कहते हैं जो तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, उसे श्यानता कहते हैं, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, श्यानता विस्कोसिटी किसका गुण है? तो किसका गुण है? ये है केवल द्रव और गैस का गुण है। वीवीआई प्रश्न दोस्तों, जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं सही प्रश्न जो है वीवीआई है, तो वीडियो का स्किप ना करें। पूरे बेसिस से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने पूछते हैं प्रश्न सभी लेकर आए, तो वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न है, अणुओं के मध्य लगने वाले किस बल के कारण द्रवों में श्यानता होती है? तो किस बल के कारण द्रवों में श्यानता होती है? वो है ससंजक बल। ससंजक बल के कारण अणुओं के मध्य लगने वाले बल के कारण द्रवों में जो है श्यानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरे परत में किस कारण होती है? तो एक परत से दूसरे परत में जो गैसों में श्यानता होती है वो अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। अणुओं के स्थानांतरण के कारण गैसों में श्यानता जो होती है एक परत से दूसरी परत के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गैसों में श्यानता किसकी तुलना में बहुत कम होती है? तो गैसों में श्यानता होती है द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। द्रव में ज़्यादा होता है और गैस में कम होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन श्यानता दोनों में होती है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो एक आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वो 0 होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता जो होती है श्यानता घट जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर जो होती है गैसों की श्यानता भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसी तरल को श्यानता को जो है श्यानता गुणांक के द्वारा जो है मापा जाता है, जिसको श्यानता गुणांक को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी तरल की श्यानता का ऐसा मात्रक क्या है? तो किसी तरल की श्यानता का ऐसा मात्रक है डेकापॉइज या पवाजली, या फिर बोलते हैं पास्कल सेकेंड बोलते हैं या ईटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है, तो इसको जो है आप ज़रूर नोट डाउन अपने कॉपी में करें। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु को क्या कहते हैं? इस नियत ही वेग को जो है वस्तु का हम बोलते हैं सीमांत वेग बोलते हैं। कि क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव से गिरती है प्रारंभ में उसका वेग जो है बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका वेग जो होते हैं वो नियत वेग से जो है गिरने लगती है, तो इस वेग को जो है सीमांत वेग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीमांत वेग की अवस्था में वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग कितना होता है? तो सभी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न है, सीमांत वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है?
तो सीमांत वेग जो होता है वो वस्तु के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। किसका होता है? वस्तु के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें वस्तु का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वहाँ कण गुजरा था, क्या कहलाता है? तो कहलाता है धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है कि धारा का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वहाँ कण गुजरा था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को जो है क्रांतिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि द्रव का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करता है? तो उसका प्रवाह जो है वो द्रव की श्यानता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है, क्या बोल रहा है? क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसकी प्रवाह किस पर निर्भर करती है? तो वो प्रवाह जो है वो निर्भर करती है द्रव के घनत्व पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो नली में द्रव का प्रवाह को जो है वेंचुरीमीटर के यंत्र के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, जिसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इस प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रमेय को जो जाने जाते हैं बर्नौली का प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विविध प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहुबल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है तो वह अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, विविध प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा उनके इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि I होती है तो I/L को क्या कहते हैं? तो I/L को जो होता है, I/L को कहते हैं विकृति बोलते हैं। विकृति स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला होता है I/L होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं यंग मापांक बोलते हैं। उनके यंग मापांक, उनके यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, विविध प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल की अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह किसका नियम है? तो यह जो नियम है हुक का नियम है। ठीक है दोस्तों, हुक्स लॉ इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थता का गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रत्यास्थता का गुणांक का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको?
यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, जिसका किसका अनुपात होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि विकृति आयतन में हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अपरूपण विकृति के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को क्या कहते हैं? तो अपरूपण विकृति के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। क्या बोलते हैं? दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? तो कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? वो है प्रकाश तरंगे के जो है ध्रुवित की जा सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो किस टाइप की लहरें होती हैं? वो एक होती अनुदैर्ध्य होती है, एक अनुप्रस्थ, दोनों तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों के अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुनते हैं? तो क्यों सुनते हैं? तो दीर्घ तरंगे की अपेक्षा जो लघु तरंगे में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, लघु तरंगे में जो होती है अधिक ऊर्जा होती है, इसके कारण जो है हम जो है उसे अच्छी तरह से सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि है? तो सेकेंड के लोलक की काल की अवधि है 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो उसको बोलते हैं आवधिक गति, मानी पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आवधिक गति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वात्य भट्टी में धातु मल के किस रूप में प्राप्त किया जाता है? तो किस रूप में प्राप्त किया जाता है? वह कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट में जो है प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए जो है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये आता है। अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जो होता है दूरस्थ वस्तुओं का पहचान करना, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना तथा उसका पता लगाना। यहाँ पर दूरस्थ होगा, तो यहाँ पर छूट गया दोस्तों, यहाँ दूरस्थ होगा, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना तथा इसका पता लगाना। अगला प्रश्न दोस्तों, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? तो दूरदर्शन चैनल की जो विशिष्टता है वो प्रेषित संकेत की आवृत्ति। क्या बोलते हैं? प्रेषित संकेत की आवृत्ति है दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन किया जाता है वो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है, एग्जाम में आता है, क्योंकि माइक्रोफोन के द्वारा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वोलोमीटर का प्रयोग जो है तापमान मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो तापमान जो तो है वो थर्मोमीटर से मापते हैं, पर वोलोमीटर से भी जो है तापमान को मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो कौन सी किरणें हैं? वह विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा जो होता है सूर्य किरणें जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक्स-रे की खोज किसने की थी? तो एक्स-रे की खोज जो की थी रोएंटगन ने किया था, रोएंटगन ने। ठीक है दोस्तों, रोएंटगन ने जो है एक्स-रे की खोज किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में विकिरण जो एक्स किरणें या किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों क्या होता है कि मानव शरीर में विकिरण जो होती है, विकिरण एक्स किरणें या किसी और किरण के कारण जो क्षति पहुंचती है उसको मापा जाता है रैम
रैम के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो प्रश्न है, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। किसका? रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पद अधिकेंद्र का संबंध है। तो पद अधिकेंद्र का संबंध है भूकंपों से। किससे? भूकंपों से संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए जो है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है द्रव का ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव जो है शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है शोर को किस में मापा जाता है? तो शोर को जो है डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में? डेसिबल में। अगला प्रश्न है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्वर क्या होता है? तो रात के समय जो है आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर जो होता है 75 dB होता है। कितना होता है? 75 dB होता है। ठीक है दोस्तों, डेसिबल जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रसर्व तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो क्या होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर होती है। कितना होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर होती है प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि का परिवर्तन के सिद्धांत पे जो है काम करता है। किस पे? ध्वनि का परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चमगादड़ जो होता है निम्नलिखित में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो किस कारण उड़ते हैं? तो प्रसर्व ध्वनि तरंगे को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो है वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि का तारत यानी पिंच किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? तो वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पराध्वनिक विमान नामक एक परघाती तरंग पैदा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि बूम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? ध्वनि बूम बोलते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।